हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी पदों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपकी जनरल अवेयरनेस की। आपने देखा होगा जितने भी पद हैं और जिनके भी सिलेबस जारी किए गए हैं, सब में जो है जनरल अवेयरनेस ज़रूर आएगा। और आप सभी को लगभग सिमिलर सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशल साइंस, और भी इसमें सब्जेक्ट आएंगे। और इसी में आपका करंट अफेयर आएगा। आप लोग को जो डाउट है कि क्या करंट अफेयर लिखा तो नहीं है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो करंट अफेयर की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि एक मैंने करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की थी, और भी आपको समय से मिलते रहेंगे, उसको पढ़ेंगे आप और अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे सभी सब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि उसमें मेंशन किया गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशल साइंस। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट आएंगे। सोशल साइंस में कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि जब अलग अलग इसको बता ही दिया गया है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो सोशल साइंस तो उसी में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन सोशल साइंस में कुछ चीज़ें और भी आपकी आ जाएंगी, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट होता है, इसमें नहीं अलग से मेंशन है, वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसी तरीके के कुछ सब्जेक्ट हैं, तो सभी के आपको इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। और आपको जो पहले भी मैंने वीडियो अवेलेबल कराई थी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो सभी एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर जनरल अवेयरनेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो है मैंने बना दी है। उसमें आप देखेंगे, उसमें सभी आपको वीडियो मिलेंगे, और जो नए आपको जनरल अवेयरनेस के वीडियोस मिलेंगे उसी में आपको स्टोर कर दिए जाएंगे, ताकि आप वहाँ से उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें पढ़ाई गई होंगी पहले, अगर आपने अभी नहीं पढ़ी तो उसकी PDF भी टेलीग्राम पर आपको सर्च करना पड़ेगा, वहाँ आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो में जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा। जैसे आप देखते होंगे जनरल अवेयरनेस जीके के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम उसी सब सेक्शन को कंप्लीट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो वही जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, वहाँ के जैसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ से आपको चीज़ें कराई जाएंगी। फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वहाँ से कवर कराए जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे आपको एक सीरीज़ फॉर्म में मिलेगा और कोई लिस्टिंग हो सकती है, तो उस तरीके की चीज़ें आपको दी जाएंगी। जितनी भी आपको वीडियो मिलेगी सबकी PDF मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो ये सारी बातें आपको इसमें बतानी थी। बाकी आप सभी लोग अपने से पढ़ते भी रहेंगे, जो आपके पास बुक है उससे पढ़िए। बाकी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे आज की टॉपिक में जनरल अवेयरनेस में। उन्हीं सभी टॉपिक को हम पहले अभी कवर करेंगे। एक बात और यहाँ पर ये है कि जैसे साइंस है, तो जैसे मैंने एक जनरल साइंस रिलेवेंट सब्जेक्ट में कुछ पोस्ट के लिए कंपलसरी किया गया है, लेकिन अगर आपने वहाँ पढ़ा है तो आपको जनरल अवेयरनेस में भी वो काम आएगा, क्योंकि साइंस का जो है इसमें भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आ जाएंगे, इंक्लूड रहेंगे, तो आपके जनरल साइंस में भी वो काम आएगा। लेकिन जिनका सिर्फ रेलेवेंट सब्जेक्ट भी जनरल साइंस है उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा फोकस रहेगा आपके साइंस को लेकर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे आज के टॉपिक हैं जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते चलते हैं। मैंने कुछ चीज़ें पहले भी बताई हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, इसमें हर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा जितना वहाँ मेंशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलग अलग वीडियो मिलेंगे। मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री की लगभग जो कि पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चन, उसकी सीरीज कंप्लीट कर दी थी, उसको भी इसी प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे भारत के बारे में, यानी आपका जैसे इंडियन ज्योग्राफी है तो आपको जैसे भारत की मैपिंग से रिलेटेड और भारत से संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। फिर आपके इंडियन ज्योग्राफी के पास वर्ल्ड की चीज़ें, तो वर्ल्ड से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक रखे गए हैं और आपको मिलते रहेंगे। देखेंगे स्थिति किसकी, भारत की स्थिति कैसी है, देखेंगे उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है, और भारत की जो आकृति है कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब इस तरीके से है, आप देखे होंगे, अगर ऐसे नॉर्मली देखें तो इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल जो है। देखिए, परसेंटेज वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, ये नहीं भी याद है तो चलेगा, वर्ग मीटर में जो दिया है, लेकिन आपको परसेंटेज ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का कितना है, मतलब जो पूरा विश्व है उसमें जो भारत है, तो भारत का कितना परसेंट है, तो 2.42% है, मतलब 2.42% है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल से। आगे देखेंगे,
राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि सबको पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। मेन क्वेश्चन यहाँ बनता है कि किसने की, मतलब किसके शासन काल में या किसके टाइम में हुआ था और ईस्वी सन कौन सा था। तो 1912 में जो है भारत की जो है राजधानी नई दिल्ली बनाई गई और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। गोंड जनजाति कहाँ मिलती है? तो मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि केवल गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में मिलती है, और भी जगह मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वो गोंड के लिए अगर ऑप्शन में आए तो मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ी जनजाति जो भारत की है वो गोंड ही है। तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो है 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में देखिए दूसरा स्थान है, फर्स्ट में चाइना है। लेकिन अभी आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जनसंख्या के मामले में भी भारत नंबर 1 पर आए, लेकिन ऐसा अभी ऑफिशियल रूप से एकदम डिक्लेयर नहीं है। तो आपको अगर ऑप्शन आए ऐसा कुछ जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि कौन सी कंट्री सबसे नंबर 1 पे, तो चाइना ही अभी भी आप बताएंगे, और सेकंड नंबर पे भारत आता है। ठीक है, आगे देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है, मतलब विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, मतलब पूरे विश्व में जितने लोग हैं भारत में कितने % लोग निवास करते हैं? तो 17.5। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। और देशांतर विस्तार कैसे है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, आगे देखेंगे, मतलब आप जब भारत का मैप जो देखते हैं पूरा, तो हम तो मैपिंग के थ्रू ही सारा डेटा देखते हैं, क्योंकि आप भारत को ऐसे देखेंगे तो मानचित्र पे ही समझा जा सकता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जैसे आप जब मैपिंग देखते होंगे, जैसे चतुष्कोणीय जो बोला था, इस तरीके से यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, उत्तरी राज्य कौन सा है, पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भारत का मैप ले लीजिए, एक बार अच्छे से सब कुछ देख लीजिए, कम से कम आपको स्टेट पता हो, और स्टेट के आसपास के जो देश हैं, जो जैसे मान लीजिए यूपी का आपका एग्ज़ाम है, तो यूपी से ऐसा है कोई कि कौन सा है जो कि किसी जो है कंट्री से टच में है या नहीं, उसका बॉर्डर, या इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आपको कैसे आएगा? मैपिंग से आएगा। याद करने से जल्दी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप पढ़ेंगे कहाँ से मैपिंग? यूट्यूब पे आपको हर जगह मिलता है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और मैंने भी पहले कभी वीडियो अपलोड की रही होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा। जहाँ से सही लगे पढ़ लीजिए, लेकिन इसकी जानकारी रखिएगा नॉर्मल मैपिंग के विषय में। और भारत का, विश्व का नहीं आता तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन भारत की ओवरऑल थोड़ी बहुत मैपिंग आप सीख लेंगे। इससे आपको क्या होगा? आपको हेल्प मिलेगी, कुछ क्वेश्चन करने में आसानी होगा। देखेंगे उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? कुल मिला के ये बोला गया है, जैसे चतुष्कोणीय है इसका पूरा भारत का नक्शा इस तरीके से है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो, और ऊपर क्या होता है हमारा, उत्तर होता है हमेशा मैप में, उत्तर हमेशा ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होता है, और इधर क्या होता है? पूर्व होता है, और यहाँ क्या होता है? पश्चिम। तो बोला गया है कि जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र का विस्तार है, ऐसे कितना है? तो 3214 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। कितना है? 3214 किलोमीटर। कैसे है? ऊपर से नीचे आएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, इतना है। याद करने का सबसे आसान तरीका कैसे है? इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ऊपर से नीचे कितना है? 3214। अगर हम इसको यहाँ से लिखना शुरू करें 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे बाद में आप 4 लगा देंगे, तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा 1 2 3 और यहाँ 4, तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिएगा अगर हो सके तो। दूसरा है यहाँ पर कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। पूर्व हमारा किधर है? इधर है, ये पूर्व है, और इधर पश्चिम हो जाता है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ कितना है विस्तार? तो 2933 किलोमीटर है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसका भी एक आसान सा तरीका है याद करने का। देखेंगे यहाँ पे क्या है? 333 है। 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 करेंगे तो कितना होता है? 9। कितने टाइम्स किया, मतलब कितनी बार इसका गुणा किया, कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 टाइम्स किया है, 2 बार। तो ऐसे हो जाएगा ना 2933। तो जैसे याद रखना है वैसे याद रखिए, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही। आइए आगे देखते हैं।
सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वालांगुर है। कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। एपी, देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वोत्तर राज्य, 7 सिस्टर होते हैं, 7 हमारे जो है पूर्वोत्तर जो राज्य है उसी को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। सबसे पूर्वी राज्य भी अगर ऐसे पूछा जाए तो भी आपका अरुणाचल प्रदेश है। अब बिंदु चूंकि पूछा है तो वालांगुर याद करेंगे। वालांगुर है कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सर क्रीक है जो कि गुजरात में पड़ेगा। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो इसको आपको याद कैसे करना है, याद करना है, करने का तरीका क्या है, आप एक कॉपी लेंगे, अपने कॉपी में इस तरीके से मैपिंग करेंगे। सबसे उत्तर में पूछा के जाए उत्तरी पॉइंट तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, यहाँ पे क्या होगा, इंदिरा काल हो जाएगा। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दोनों इंदिरा से ही है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। इंदिरा कॉल की बात आएगी तो उत्तरतम होगा, मतलब सबसे ऊपर। और नीचे की बात करें दक्षिण में तो इंदिरा पॉइंट। अगर ऐसे भी याद करना चाहें तो याद रखिएगा कि नाम दोनों में इंदिरा सेम आ रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऊपर उत्तर होता है तो ऊपरी भाग में जो है इसका इंदिरा काल होता है और दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर हम इसको अगर कर ले, क पहले आता है या प, तो अगर हम अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो क हमारा पहले साउंड होता है। तो जब क पहले आता है तो याद रखिएगा उत्तर में उत्तर सबसे पहले आएगा ऊपर, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। और प बाद में आएगा, इस वजह से इंदिरा पॉइंट नीचे होगा। याद करने का ये तरीका है, फिलहाल आपको जैसे याद हो वैसे याद कर लीजिएगा। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जो इंदिरा काल है कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा ये बिंदु, तो जम्मू कश्मीर में। और जबकि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट दोनों नाम इसको कहते हैं, ये कहाँ पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। देखिए मैपिंग जैसे मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखेंगे इस तरीके से भारत की मैपिंग होती है। तो यहाँ पर ये गुजरात वाला भाग होता है, यहीं पे आपको सर क्रीक मिलता है। तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे पश्चिम राज्य की बात करें तो गुजरात आपका हो जाएगा। और सबसे पूर्व में क्या होता है, एपी होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश होता है। और यहाँ पे जो आपने अभी देखा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ मिलता है, तो निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं। और इधर क्या होता है, आपका लक्षद्वीप होता है। जो भारत की मैपिंग होती है, अगर ओवरऑल थोड़ा सा समझना चाहें आप तो उस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ नीचे क्या हमारा होता है, हिंद महासागर होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, अरब सागर, अरेबियन सी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब सागर है। इस तरीके से जब आप मैप एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछता है कि मतलब कौन सा जो राज्य है की समुद्री सीमा से लगा हुआ है, तो उसको रटना नहीं है, आपको मैपिंग के थ्रू याद करना है। तो मैपिंग के थ्रू तब याद होगा जब यहाँ पर मैप को हम पढ़ेंगे। और यहाँ से जैसे यहाँ केरला, कर्नाटक, इस तरीके से भाग, जैसे ये गोवा है, अगर पूछा जाए जो गोवा राज्य है उसकी बात करें कि कौन से जो है आपके खाड़ी से टच में है या कौन सा वहाँ पे सागर है, इस तरीके से कुछ प्रश्न अगर बने तो मैपिंग अगर याद है तो बता सकते हैं। क्योंकि इधर क्या है, आपका अरेबियन सी है, मतलब अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है और नीचे आपका हिंद महासागर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसको पॉइंट को याद रखना है आपको कि उत्तरतम बिंदु की हमेशा बात करिएगा तो आपको जगह का नाम याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल। दक्षिणतम मतलब नीचे की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है कहाँ, निकोबार में, याद रखना है। उसी तरीके से याद रखना है पूरब में तो वालांगुर, वालांगुर कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी की बात करें तो सर क्रीक कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। आगे देखते हैं, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है क्या, केप कोमेरिन, जो कि कन्याकुमारी और तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से मैपिंग करी थी और यहीं पर आपका क्या होता है, कन्याकुमारी और तमिलनाडु, ये आपका जैसे केरला वाला भाग होता है, यहाँ पे तमिलनाडु होता है, यहीं पे है केप कोमोरिन इसका नाम है। तो मुख्य भूमि से पूछ रहा है। अगर मुख्य भूमि मतलब ये जो कि आपका किसी भी समुद्री तट से न लगा हो, ठीक है, ये वाला आपका हिस्सा जो ट्रायंगल बनाता है यही आपका प्रायद्वीपीय कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं उसी में आते हैं। आगे देखेंगे द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 247 है। और पूछा जाए कि कौन से द्वीप, मतलब जो द्वीपों की कुल संख्या 247 है, तो सबसे ज़्यादा द्वीप किधर हैं, तो बंगाल की खाड़ी में है। और अरब सागर में कितने हैं, तो 43 हैं। अभी हमने आपको मैपिंग के थ्रू बताया कि किधर से आपका होता है, जैसे जैसे मैपिंग हमारी होती है, तो इधर आपका क्या था,
अरब सागर था, और इधर क्या था, बंगाल था, बेस्ट ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल, मतलब आपकी बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या था, हिंद महासागर। तो सबसे ज़्यादा जो द्वीप हैं इधर ही पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ। अरब सागर में पूछा जाए तो 43 द्वीप है। द्वीपों की संख्या घटती बढ़ती है, जैसे मान लीजिए कोई द्वीप बना या कोई खोज हुई कुछ ऐसा तो चेंज होता है, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से इतना आप करेंगे तो सही होगा। आगे देखेंगे लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अब देखेंगे भारत की जो पूरी स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर। इतना ही याद रखेंगे, 0.5 नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन याद रखिएगा 7,516 किलोमीटर। और तटीय भाग की लंबाई और स्थल सीमा की लंबाई का मतलब क्या है, मतलब जितने भी इसके स्थल हैं उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा जैसे ये तट वाले हैं पूरे ना, इधर आपका पूरा ये तटीय सीमा कहलाता है, जो कि जल से और स्थल से दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये पूरा। तो उसका जो हिस्सा है वो कितना है, 7,516 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6,000 या 6100 किलोमीटर, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे दिया है स्थल मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी, 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ये कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कभी कभी यहाँ नैनी का नाम भी देता है, लेकिन मिर्ज़ापुर से गुजरती है। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, दोनों सही होगा। वैसे यही ऑप्शन में आपको मैक्सिमम मिलेगा। देखेंगे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना होता है, 5.5 घंटे का होता है, 5.5 घंटे आगे होता है। राज्यों की कुल संख्या और केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है कितनी है, मतलब यूनियन टेरिटरी कितने हैं और स्टेट टोटल कितने, तो वर्तमान समय में तो 28 आपके राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। इससे भी संबंधित कंप्लीट वीडियो आपको अपलोड की गई थी, उसको भी स्टोर कर दिया जाएगा इसी में आपके प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि 8 राज्यों की सीमा को टच करता है। नेक्स्ट आइए देखिएगा, समुद्र तट से लगे राज्यों की जो है संख्या कितनी है, तो 9 है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैपिंग अगर आपने अच्छे से देख ली तो याद हो जाएंगे, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो 15 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। देखिए इसको सब लोग ट्रिक से भी याद करते हैं, अगर आप ट्रिक जानते हैं या याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रिक वहाँ काम करता है, अगर ट्रिक भूल गया थोड़ा सा भी तो आपका गलत हो सकता है। तो वैसे तो मित्र पर गमछा झाड़ एक ट्रिक है जिससे कि आप करते हैं, इसको सॉल्व करना चाहें तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो पूरा नाम ही याद कर लीजिएगा, इतना बड़ा नहीं है कि याद ना हो। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखेंगे, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो गोवा है। नेक्स्ट है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। एक दिन आपको इंडियन मैप का केवल सिर्फ ओवरऑल जो कि क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको बता दिया जाएगा। ठीक, अपने स्तर से आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि एक आपको वीडियो उसकी दे दी जाए। आगे देखेंगे, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कहाँ है, हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीराम मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान में पड़ता है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, तो हिमालय पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, और जिसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं। देखिए ये नवीन पर्वत है, अभी भी इसमें निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, नवीन जो है पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। इसका पुराना नाम क्या था, तो नेफा। पूछा जाता है कि किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जानते थे, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा जो है किस नाम से जानी जाती है, ये पूछा जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा, ऐसे पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है रेड क्लिफ रेखा को दर्शाता है या जानते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा खींची गई है उसी को हम रेड क्लिफ
कहते हैं। कब इसका निर्धारण हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। किसने किया था? सर CJ रेडक्लिफ ने अपने नाम पर ही कर लिया था। आगे देखेंगे, भारत चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? तो मैकमोहन। ये डायरेक्ट पूछा था। रेडक्लिफ पूछे तो भारत और पाकिस्तान की सीमा, मैकमोहन पूछे तो भारत और चीन की सीमा, डूरंड रेखा पूछे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। इनका निर्धारण नहीं भी याद है चलेगा, लेकिन ये याद रखना है कि कौन सी रेखा है, किन दो देशों के मध्य है, ये याद रखना है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है अभी, तो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको POK कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा कौन सी है? तो LOC है, जिसको नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। आदम का पुल कहाँ स्थित है? आदम का पुल भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित है। आपने इंडियन मैप देखा होगा इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आंसू की तरह से ये लटका हुआ है श्रीलंका, तो इसी के मध्य पर है आपका आदम ब्रिज। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। आइए आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ज्योग्राफी इसमें ऐड किया गया है, मैंने जैसा कि बताया जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो चीज़ों की सीरीज़ आपको मिलेगी। जितनी चीज़ें आज दी जा रही हैं इसको पढ़ते रहिएगा। आइए आगे देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है कब होती है ये पूछा जाता है। तो 4 जुलाई को होती है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? अपसौर। उपसौर कब होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाएगी, कम होगी। देखिए 4 ज़्यादा होता है और 3 कम होता है, यही 2 डेट आएंगे ही एग्जाम में। जुलाई और जनवरी दोनों से है, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 जुलाई को क्या होगा? पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, उसको हम अपसौर कहते हैं। उपसौर कब होगा? 3 जनवरी को होगा। उपसौर का मतलब क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है न्यूनतम दूरी हो। अपसौर का मतलब क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो। तो ये डेफिनेशन भी दोनों याद रखेंगे। आगे देखेंगे, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एफसाइड रेखा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 1/81 है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड क्या है? अंटार्कटिका है। पूरा अंटार्कटिका कैसा है? हिमखंड ही एक तरीके से, पूरा बर्फीला है, बर्फ से बना हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी हुई है? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है सियाल, सीमा, क्रोड, इन तीनों से मिलकर बनी है। क्रोड को निफे भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? तो क्रोड है। क्रोड किसका बना होता है? लोहे और निकिल का बना होता है। सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है, और सीमा जो है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है। देखेंगे सियाल और सीमा दोनों में सिलिकॉन कॉमन है। क्या चेंज हो रहा है? तो सियाल में जो है एल्युमिनियम आपका है, तो यहाँ सियाल में ल है तो ऐसे याद रखेंगे एल्युमिनियम होगा। सीमा है तो म आ रहा है तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। पूछा जाता है कि सियाल किससे बना है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। सीमा जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो स्टेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर जो सबसे लंबा दिन है 21 जून को होता है। कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? तो 22 दिसंबर को। पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन या लंबा दिन कह सकते हैं, तो लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होगा? तो 22, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे जो है छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार बनता है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस तिथि या किस डेट पर बराबर होते हैं, इसको बताइए। तो 23 सितंबर और 21 मार्च। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब होगा और सूर्य ग्रहण, ये भी कन्फ्यूजन होता है, इसको याद करिएगा। देखेंगे चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। जैसे मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है और ये चंद्रमा है, इसके बीच पृथ्वी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक, और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं सूर्य अपनी जगह पर स्थित रहना है, मतलब बीच में कौन आएगा, जो आपको ऑप्शन देता है उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थित है दोनों बार में, ठीक है। एक बार क्या होगा, पृथ्वी जो है बीच में जब आ जाएगी ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाए, मतलब ये पृथ्वी और चंद्रमा बीच में आ जाए, तब क्या हो जाएगा, हमारा सूर्य ग्रहण हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है, तो कितना % भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का, तो 57%, मतलब 57% पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि से की जाती है। अश्व अक्षांश किससे संबंधित है, तो 30 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाएं कुल 180 हैं, जबकि देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो 360 हैं। तो याद रखिएगा। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मतलब आपने ग्लोब देखा होगा इस तरीके से, तरबूज की तरह से, इस तरीके से, ठीक है। ये जो ऐसे सर्कल आ रहा है ऊपर से नीचे तरीके से, ये तो यही होता है आपका अक्षांश और देशांतर। तो वही अक्षांश रेखाएं कुल कितनी 180, जबकि देशांतर 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उससे गोरे पूछा जाएगा, किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा। आइए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अब देख लीजिए। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं उनकी तिथि पूछी जाती है, डेट पूछ लिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ से ये भी जानकारी मिलेगी, जैसे यहाँ पानीपत का युद्ध है, कितने पानीपत के युद्ध हुए थे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और डेट याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट डेट है केवल वही मेंशन है, तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आइए देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1556। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में। 1526, 1556 और 1761, तीनों को एक सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। ये पानीपत का तीनों युद्ध का डेट है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है किनके बीच में हुआ था, तो वो क्वेश्चन आपको बाद में देखने को मिलेंगे। आगे देखेंगे, अकबर का राज्यारोहण जो है कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, 1582 में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब आया था, 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। माल्य मिंटो सुधार 1909 का जो अधिनियम था उसी को हम किस नाम से जानते हैं, माल्य मिंटो सुधार। सर्वप्रथम जो पहला विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1914 से 18 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 45 के बीच में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, 1928 में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी। चीन का भारत पर आक्रमण, चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो कब किया था, तो 1962 में। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1767 से जो है 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। और चतुर्थ जो है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 ईस्वी में। तो आपको यहाँ से ये भी जानकारी मिल गई कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे कुल 4 हुए थे। अगला देखेंगे, कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। सीक्वेंस से याद करेंगे 30, 31 और 32। एक जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। और कांग्रेस ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, 1942 में हुआ था। आइए आगे देखें, यहाँ पे देखिएगा, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व में हुआ था।
महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्माण कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी? 261 ईसा पूर्व। ये तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत। अभी हमारा किस में चलता है? जो कैलेंडर आता है तो शक संवत पर आधारित होता है। देखेंगे विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत जो है 78 ईस्वी में, और हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ पर देखेंगे संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। संविधान ना कह के आप इसे कह सकते हैं कि जो हमारी राजभाषा हिंदी बनाई गई उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखिएगा इस पॉइंट को। संविधान के किस भाग में अगर पूछा जाए उनकी वर्णित है हिंदी भाषा के लिए कि वो देवनागरिक है या इस तरीके की चीज़ें, तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि कौन सी है? देवनागरिक को घोषित किया गया था। पूछा जाएगा अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो हिंदी को राजभाषा की दर्जा देने से संबंधित है। किसमें या किस भाग में? टोटल हमारे जो है वर्तमान समय में कितने भाग हैं? तो कुल हमारे 22 भाग हैं, लेकिन अगर हम इसके सब भाग को काउंट कर दें तो 25 भाग हो जाते हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं वर्तमान समय में? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो वो 365 से अधिक हैं। ठीक है, लगभग 400 के रेंज में है, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में। 65 नहीं, 395 से ज़्यादा है। आगे देखेंगे संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को जो है मान्यता कब दी गई थी और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, और इसको मान्यता 1949 को मान्यता प्राप्त की गई थी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी कौन सी है? तो बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची मतलब 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि मूल जब संविधान बनाया गया था उस समय कितने उल्लेख किए गए थे? सिर्फ 14 भाषाएं थी। आप देखे होंगे कि जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो रीजनल लैंग्वेज टोटल 22 का ऑप्शन दिया जाता है। खासतौर से यूपीएससी के एग्ज़ाम में और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में जो आप चीज़ें लिखते हैं मेंस में आपके, तो ये ऑप्शन मिलते हैं। तो यही 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं संविधान में। देखिएगा राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसे जानते हैं? तो महादेवी वर्मा को। भारतीय आत्मा के रूप में इनको जाना जाता है। किसे? जो है माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। और विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि जो है वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामायण किस में पहले लिखी है? मूलतः संस्कृत में, और रामचरितमानस अवधी में। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। हिंदी भाषा जो है इंडो यूरोपियन से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जो हमारे मंडल हैं, वायुमंडल की संरचना जो है कितने लेयर हैं और कहाँ पे कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले समझ लीजिए कुल मंडल के नाम। पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल। दूसरा है आपका समताप मंडल। तीसरा है ओजोन मंडल। चौथा है आयन मंडल। और आखिरी है मतलब जो 5वां मंडल है आपका क्या है? बहिर्मंडल है। तो आपको प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वायुमंडलीय जो संरचना बनाई गई, वायुमंडल का मतलब जहाँ आप रहते हैं, जिस वातावरण में कई वायुमंडल के लेयर के बीच में आप रहते हैं, तो वही पूछा गया है। जैसे मान लीजिए ये
पृथ्वी है जहाँ हम अभी रह रहे हैं उसकी बात करें, आपके आसपास का ये वातावरण है, ऐसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेस है, यहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन रह रहा है। सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है हमारी, ये जो है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, समताप मंडल। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो ओजोन मंडल, इसके ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल। तो ये पहला मंडल ये हुआ, किसको कहेंगे, क्षोभ मंडल को। दूसरे मंडल को क्या कहेंगे, समताप मंडल। तीसरा मंडल आपका ओजोन हो गया। चौथा मंडल आपका आयन मंडल। और पांचवा मंडल कौन सा होता है, मतलब सबसे बाहरी को बहिर्मंडल कहते हैं। मेन यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछा, जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, मौसमी घटनाओं का मतलब जो बारिश हो रही है या बिजलियाँ चमकती, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, क्षोभ मंडल में, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल की बात करें तो ये सब चीज़ें, अगर इससे प्रश्न आपको बनता है तो पूछा जाता है। जैसे वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त कौन सा है, जैसे जो प्लेन्स उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं, जेट उड़ते हैं, वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन मंडल, ओजोन गैस की परत पाई जाती है और ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। आपने सुना ओजोन को किससे डिनोट करते हैं या क्या इसका होता है, तो आपका O3 होता है। ओजोन जो लेयर होती, ओजोन जो आपकी है, किससे आपकी सुरक्षा कहें या सिक्योरिटी करती है, तो जो पराबैंगनी किरणें आती हैं डायरेक्ट सूर्य से, यहाँ से पृथ्वी पर आने से रोकती हैं ओजोन लेयर्स। आपने सुना होगा ओजोन जो लेयर उसका क्षय हो रहा है, मतलब वो दिन पर दिन वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, लेयर उसकी पतली हो रही है। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, डायरेक्ट जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आएंगी, और ऐसा अगर हुआ तो जितने ह्यूमन्स हैं उसको बहुत सारी जो होगी बीमारियां भी आएंगी, कैंसर के प्रॉब्लम होंगे। और जो आपने देखा होगा पुरानी इमारतें जैसे आपके ताजमहल और भी चीज़ें हैं, तो जो उनके चीज़ें बनाई गई, जिस चीज़ से वो बनाए गए हैं, उन सब के रंग में जो परिवर्तन हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि ओजोन मंडल का जो है क्षय हो रहा है। आयन मंडल देखेंगे इससे क्या हो सकता है, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें जो रेडियो, रडार, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सभी के जो सैटेलाइट्स हमारे रखे गए हैं, ये सब कहाँ छोड़े जाते हैं पूछा जाए तो एनोस्फेयर में, जिसको आप आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, जो है आपके अंतरिक्ष यात्री और उपग्रह जो होते हैं वो सब कहाँ पर छोड़े जाते हैं या कहाँ परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी के किस मंडल में पूछा जाता है, तो वो होते हैं बहिर्मंडल में। तो ये जितने लेयर्स हैं इसको याद रखना है, इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। और डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे के पूछा जाता है कि ये घटनाएं जो होती हैं या किस तरीके से होती हैं और किस मंडल में होती हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे सीरीज़ में और भी क्वेश्चन है, फिलहाल आप इतनी चीज़ें इसको पढ़े रहेंगे। इसकी जो थोड़े से आपके बचे हुए टॉपिक उसको कंप्लीट करा देने के बाद से ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जीके के सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, अपने तरीके से भी आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, केवल इतना पढ़ने से काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपका केवल क्या होगा, रिवीजन और प्रैक्टिस होगी। अगर आपने पहले पढ़ा है तो जो पहले की वीडियो उसको रिवाइज़ करिएगा, जो नहीं मिल रही है उसको भी पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन आपकी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।